तारीख बदली है, हालात नहीं बदले हैं। वो 16 दिसंबर था, ये 5 दिसंबर है, लेकिन परिस्थितियां बदलने को तैयार नहीं है, बदलने को तैयार नहीं है। बीता 2 साल आज दिल्ली से पूछ रहा है कि आखिर कब ये सूरत, ये तस्वीर बदलेगी, और यही सवाल लेकर हम पूछ रहे हैं आज तक पर। जी हां, आखिर ये दरिंदगी कब तक चलेगी? आपको दिखाएंगे अपनी रिपोर्ट भी और समझाएंगे भी कैसे 5 दिसंबर के बाद एक तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी राजनीति साध रही हैं। लेकिन उससे पहले आपका परिचय उन खास मेहमानों से करा दें जो हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। हमारे साथ आतिश मरलीना जी, जो कि आतिशी आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता है, वो हमारे साथ जुड़ गई हैं। हमारे साथ विक्रम सिंह साहब, फॉर्मर डीजीपी उत्तर प्रदेश के, यहाँ पर मौजूद है। शिखा रॉय, वाइस प्रेसिडेंट दिल्ली बीजेपी के, हमारे साथ है। रागिनी नायक, कांग्रेस पार्टी की तरफ से कुछ ही देर में हमारे साथ शामिल होंगी। लेकिन 2 बेहद खास मेहमान आज तक पर मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय जरूर कराएं। जी हां, 16 दिसंबर की वो बहादुर लड़की जिसने दूर सिंगापुर के एक अस्पताल में जरूर अपनी सांसें तोड़ी थी, लेकिन पूरा देश हिल गया था। पैर पर खड़ा हुआ था पूरा देश, और लगा था कि जैसे हम जाग जाएंगे अपनी गहरी नींद से। लगा था जैसे अब तो तस्वीर बदल जाएगी, क्योंकि हर इंसान कम से कम दिल्ली का ये सोचकर इंडिया गेट पर पहुंचा था कि हम इस व्यवस्था में परिवर्तन के लिए अपनी सरकार पर दबाव डाल पाए हैं। लेकिन नहीं बदली व्यवस्था, नहीं बदला दस्तूर, और वही लापरवाही का आलम आज भी मौजूद है। इसीलिए आपका परिचय कराएं दिल्ली की उस बहादुर बच्ची के माता पिता हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। बद्रीनाथ सिंह जी हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं। आशा जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। आशा देवी, वो मां जिसने आंसू को अंत नहीं समझा, जिसने ये कहा कि अपनी आवाज के जरिए मैं अपनी बच्ची को जिंदा रखूंगी, और जिंदा रखूंगी उन तमाम लोगों के अंदर जो ये मानते हैं कि लापरवाही चलेगी, लापरवाही से काम हिंदुस्तान में चलेगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा, और यही आवाज उठाने के लिए हम मौजूद हैं। लेकिन सबसे ज्यादा मैं शुक्रगुजार हूं दिल्ली की इन लड़कियों का जो हमारे साथ यहां पर मौजूद है, क्योंकि ये अपनी आवाज आज देंगे और ये बताएंगे कि क्या है दिल्ली की दिक्कत, क्या है दिल्ली की परेशानी। और इसीलिए सबसे पहले विक्रम सिंह साहब आपके पास आते हुए, तरीका यह है कि एक हादसा हुआ और खास तौर पर अगर चुनाव करीब हो तो सब उछलते हैं, जोर जोर से उछलते हैं, कुर्सी से उठकर खड़े हो जाते हैं, लेकिन जागते नहीं हैं। कैसे तस्वीर बदलेगी? बस्सी साहब आते हैं, दिल्ली के पुलिस कमिश्नर, और बताते हैं अब जी हम वेरिफिकेशन करेंगे। ये इतने बरसों तक सो रहे थे क्या सब? अंजना जी, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। वाकई जो हमारा सिंड्रोम है, वचनम किम दरिद्रता, बातों से हम खुश करने का प्रयास करते हैं, लेकिन अगर यथार्थ को देखें, माना कि पुलिस वेरिफिकेशन वर्तमान प्रकरण में फर्जी था, लेकिन क्या दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी नहीं थी कि प्रत्येक टैक्सी ड्राइवर का प्रत्येक मास में सत्यापन कराएं, उसका भौतिक सत्यापन कराएं? और अगर नहीं हुआ तो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह उत्पन्न हुई कि उबर टैक्सी, जिसको कोई वांछित एक लाइसेंस भी नहीं था, वो पूरी तरीके से ऑपरेशनल था, उनके ड्राइवर्स का सत्यापन नहीं था। उनके बेड़े में 4000 ड्राइवर हैं और किसी का सत्यापन नहीं हुआ। उन्होंने इंडियाज मोस्ट वांटेड को हमारी बच्चियों और हमारे जनता के ऊपर अनलीश किया, जिसके लिए उनको कभी भी देश क्षमा नहीं करेगा। और जिस व्यवस्था ने, जिस लचर व्यवस्था ने उनको क्रियाशील होने दिया, उनको समाज और देश कभी भी क्षमा नहीं करेगा। ये घटना एक बार फिर से इस तरह से दिल्ली में घटी है, कितनी झकझोरती है एक मां के रूप में, जिसके लिए पूरा दिल्ली लगा था कि अब तो पूरी दिल्ली बस आ गई आपके पीछे और सब बदल देंगे। कुछ बदला हुआ लगता है? नहीं, घटना होती है, सब लोग खड़े हो जाते हैं, अपने अपने हिसाब से बोलते हैं, कुछ कहते हैं। 10 दिन, महीने, दिन बीत जाता है, हालात फिर वहीं की वहीं हो जाती है, सब लोग धंधे में लग जाते हैं। बचता है वो जिसके साथ गुजरती है, उसकी संघर्ष, लड़ाई चलती रहती है, कोर्ट में केस आ जाती है, तारीखें पड़ती है, और जो मुजरिम हैं जेल में हो जाते हैं। बाकी सारे सिस्टम अपने अपने ढंग से फिर वहीं के वहीं पहुंच जाते हैं। उसका प्रमाण मैं हूँ। 2 साल को हो गया, उस टाइम लगा कि सारे सिस्टम बदल जाएंगे, कानून बदल जाएंगे, स्थितियाँ सुधर जाएंगी, मगर नहीं। आज 2 साल हो गया, 6 महीने से तो अपडेट भी नहीं आती है, मुझे पता भी नहीं लगता है कि कहाँ क्या हो रहा है। हालात ये है कि उस केस का हवाला देकर मुजरिम दूसरे बच्चियों को कहते हैं कि उसी के तरह कर दूंगा। मैं ये सोचती हूँ कि आज उन दरिंदों को सज़ा मिली होती तो एक जनता में संदेश गया होता। आज उस हवाले के बजाय ये डर होता कि नहीं, हम कुछ करेंगे तो हमें उनके तरह सज़ा मिलेगी। तो हमें तो समझ नहीं आता है कि देश में क्या कानून है, क्या व्यवस्था है।
हम उस घटना का इंतजार करते हैं। जब एक घटना और हो जाती है तो सब लोग फिर कहते हैं हम ये जांच करा रहे हैं, हम वो कानून बदल रहे हैं, वो कानून बदल रहे हैं। घटनाएं होती रहती हैं, सबका काम अपने अपने ढंग से चलता रहता है। बद्रीनाथ जी, आपको लगता है जो वो बता रही हैं कि अब तारीखें भी ठीक से टाइम पर नहीं आती हैं, आपको लगता है कि ये एक वजह है कि हम मिसाल नहीं बना सके? और अब जो ये घटना हुई उसमें उस रेपिस्ट ने ये हिमाकत की कि वो कहता है मैं वैसा ही करूंगा जैसा 16 दिसंबर में हुआ था। देखिए वो बिल्कुल सही कह रहा है, कोई गलत नहीं कह रहा हो उसका कहना भी गलत नहीं है। हम सभी लोग, हम यहाँ बैठे हैं, आप भी बैठे हैं, सभी लोग बैठे हैं, इस चीज़ को हम सभी मानते हैं कि वो गुनाहगार है। लेकिन हमारा सिस्टम कहाँ उसको गुनाहगार मान रहा है? नहीं मान रहा है। अगर वो गुनाह मान लेता उसको तो उसको सज़ा मिल गई होती। तो जब तक गुनाहगारों को सज़ा नहीं मिलेगी वो सोचते हैं कि हम गुनाहगार तो हैं ही नहीं। हमारी बेटी एक बूंद पानी के लिए तरस गई और लोग दूध और रोटी पी रहे हैं, खा रहे हैं। तो हम क्या कहें सिस्टम को? अगर एक शब्द में कहना चाहें तो हमारा सिस्टम जिस दिन बदल जाएगा, हमारी न्याय व्यवस्था जिस दिन बदल जाएगी या कहिए जग जाएगी, उस दिन ये काम जो दिल्ली में नहीं पूरे देश में दरिंदगी हो रही है रुक जाएगी। हम 16 दिसंबर का भी आतिशी एक मिसाल नहीं बना पाए और तब हमने कहा था कि हम बहुत जागरूक युवा हैं, हम तो बस चाहते हैं व्यवस्था बदले, सिस्टम बदलेगा, वो नहीं हो पाया। बिल्कुल, अगर आप देखिए 2 साल हो गए, क्या बदला? विक्टिम का नाम बदला, पार्टी जो पावर में है वो बदली, बहाने आज भी बिल्कुल वही के वही हैं। क्या हुआ उस सरकार जो कह के आई थी कि बहुत हुआ महिला पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार? 6 महीने हो गए, एक कदम हमने नहीं देखा। जो सारा निर्भया फंड है अभी भी सरकार के कॉफर्स में पड़ा है। हमारे पार्टी के एमपी ने जब कहा कि हम पटियाला में खोलना चाहते हैं, आज तक पैसे नहीं सैंक्शन हुए। क्यों ऐसी टैक्सी सड़क पे चल रही हैं जिनके लिए आज भी एक रेगुलेशन नहीं है? 4 अगस्त को ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से हमारी पार्टी के एक सदस्य ने मुलाकात की थी और बिल्कुल यही बताया था कि ये टैक्सीज बिना रेगुलेशन के चल रही हैं, ऐसा कुछ हादसा हो सकता है, आप इस पर कुछ कदम उठाइए, और एक भी कदम नहीं उठाया गया। तो कौन जिम्मेदार है? सरकार जिम्मेदार है। भाजपा को इसका जवाब देना हो गया, क्योंकि अब वो ये नहीं कह सकते हैं कि हमें बस अभी कुछ मौका, समय और दीजिए। 6 महीने हो गए हैं, 6 महीने में आपने क्या कदम उठाए हैं? क्या आपने न्याय व्यवस्था के लिए किया है? लेकिन उससे पहले रागिनी नायक जी भी बोल रहे, फिर उनका जवाब लेंगे। माता पिता 16 दिसंबर की उस बहादुर लड़की के यहाँ पर बैठे हैं, उन्होंने कहा है अभी भी बस तारीखें हो रही हैं, पहले तो अच्छे वक्त पर तारीखें मिलती थी, अब उसमें भी डिले हो रहा है। कहाँ पर चूक गए हैं? हमने ना मिसाल बनाई 16 दिसंबर का, ना हम उसके बाद सुधरे, ना हमने व्यवस्था को दुरुस्त किया। आज भी ऐसे ड्राइवर्स घूम रहे हैं जिनका कोई वेरिफिकेशन नहीं है, और ये सिर्फ 6 महीना नहीं, ये बरसों से चल रहा है। देखिए अंजना जी, मैं उन लोगों में से हूँ जो ये समझती हूँ कि समाज और सरकार की साझी जिम्मेदारी होती है, इसीलिए समाज और सरकार का साझा दायित्व भी है। लेकिन चूंकि सरकार सर्वव्यापी है, हर व्यक्ति इस देश का सरकार पर निर्भर है, लेकिन इसीलिए उसका उत्तरदायित्व सबसे बड़ा होता है। और इसीलिए मुझे लगता है कि आज कुछ प्रश्न हैं जो पूछना बहुत जरूरी है। सरकार कैसे मानक स्थापित करती है, कैसे उदाहरण स्थापित करती है, उसके मंत्री, उसके नेताओं का आचरण किस प्रकार का होता है, उससे क्या अपराधियों के हौसले पस्त हो रहे हैं, क्या या जनता के हौसले बुलंद हो रहे हैं? ये सवाल पूछना मुझे लगता है आज बहुत नहीं, जनता के हौसले बुलंद हो, अपराधियों के पस्त हो, ऐसे मानक स्थापित होने चाहिए। और हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि परिवहन मंत्री जो हैं वो पहले तो खामोश रहते हैं, ना लाइसेंस वेरिफिकेशन की बात होती है, ना परमिट वेरिफिकेशन की बात होती है, ना ड्राइवर वेरिफिकेशन की बात होती है, किसी तरीके के रिफॉर्म्स की बात नहीं। और आज जब वो बोलते हैं तो कहते हैं कि अगर रेलगाड़ियों में रेप होता है तो क्या रेलगाड़ी बंद कर देंगे, जहाज में रेप होता है तो क्या जहाज बंद कर देंगे? मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं महिलाओं की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता में है ही नहीं। जब पहला 10 सूत्री कार्यक्रम आया इस सरकार का, जो 100 दिन के लिए था, उसमें महिलाओं से संबंधित कोई मुद्दा नहीं रखा गया। तो ये कैसी संवेदनहीनता, कैसी संवेदन शून्यता है, इस पर एक बड़ा सवाल आज उठता है। जवाब दीजिए। देखिए, अगर हम इस इशू को एक वाकई सोशल इशू के तौर पे लेते हैं, नहीं सोशल इशू नहीं मैडम, हम सरकार का जवाब मांग रहे हैं। 2 मुख्य में नहीं, क्योंकि आप भटक जाएंगे, मुझे पता है। जब आपने शुरू किया, एक बार 2 प्रश्न मैं पूछ रही हूं आप शुरू तो करने दीजिए। 1 सेकंड, आप प्रश्न समझ लीजिए। अगर आंकड़ों में उत्तर चाहिए नहीं, तो आंकड़ों में नहीं,
मैं आपको बता रही हूँ प्रश्न क्या है। इस देश के परिवहन मंत्री की क्या गंभीरता है जब वो ये कहते हैं कि ट्रेन में होगा। इशू को गंभीरता से लेना तो अलग बात है, उसको राजनीतिक मुद्दा बनाना नहीं, तो अलग बात है। ये मंत्री साहब क्या सख्त रवैया दिखा रहे हैं। परिप्रेक्ष्य में कहा ये देखना बहुत जरूरी है। अगर हम ये कहें आज की सारी टैक्सियां बंद कर दें क्योंकि टैक्सियों में क्यों हो रहा बैन किया? है, तो बजाय तो फिर टैक्सियां उबेर को बंद क्यों बैन करने किया के आपने? हमें उन कंपनियों को तो फिर उनके उबेर को लाइसेंस क्यों बैन किया आपने? उबेर को नहीं, उससे इसीलिए पहले तो blacklist ये किया पूछना कि चाहिए उन्होंने कि norms पूरे आपके नहीं किए मुख्यमंत्री ने पहले कहा क्यों? उबेर को क्यों ब्लैकलिस्ट किया? क्योंकि उन्होंने नॉर्म्स पूरे नहीं किए जो उनको करने चाहिए थे। इसीलिए उनका ये कहना कि हम रेल को बंद नहीं कर सकते, लेकिन अगर रेल में भी कुछ जरूरी चीजें करनी होंगी तो वो करनी चाहिए, उसी तरह से टैक्सीज में होंगी। और जहां तक सरकार के मानक का सवाल है, मापदंड का सवाल है, मैं ध्यान कराना चाहती हूं कि मुझे नहीं लगता कि आज से पूर्व किसी ने भी 15 अगस्त के अपने उस भाषण में जहां केवल आंकड़े दिए जाते थे, वहां केवल और केवल इस बात को लेकर के उन्होंने चर्चा की, समझाया और एक से आगे बढ़ने का वक्त है। देखिए वो पिछले 6 महीने में निर्भया फंड से आपने कितना खर्च किया? अंजना जी, मैं एक उदाहरण देना चाहती हूँ। पिछले 6 महीने में निर्भया फंड से आपने कितना खर्च किया? पिछले 6 महीने से निर्भया फंड में से 477 करोड़ के फंड से 6,640 डिस्ट्रिक्ट्स में निर्भया सेंटर्स बनाने की सरकार की प्रपोजल से सभी पाइपलाइन में चीजें वो जारी हैं। जल्दी से फिर जनता की अंजना राय। जी, ये मैं बिल्कुल यहाँ पर रिफ्यूट करना चाहूंगी, क्योंकि जब मेनका गांधी ने यह प्रपोजल दिया तो हमारे चारों एमपीज ने अपने डिस्ट्रिक्ट्स में लैंड सैंक्शन कराई और आज तक पैसे नहीं आए हैं सरकार की तरफ से। 2 महीने हो गए हैं। तो ये भी भाजपा यहाँ पे नहीं कहा जा सकता, ये नहीं कहा जा सकता कि सेंटर स्थापित नहीं हो रहे हैं। पहली बात जल्दी से। जस्टिस वर्मा कमेटी का एक बहुत ही प्रमुख रिकमेंडेशन था वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर बनाना रेप विक्टिम्स के लिए, जहां पर उनको एक ही जगह से पुलिस सहायता, इमरजेंसी सर्विस, मेडिकल सर्विस सब कुछ मिलने वाली थी। मेनका गांधी जी ने, जो कि विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं, बजट सेशन में कहा कि 2 महीने के अंदर 200 से 500 करोड़ रुपए का आवंटन होगा और 2 महीने के अंदर ये सेंटर खुल जाएंगे और कार्य भी करने लगेंगे। बीच में पीएमओ इंटरवीन करता है और कहता है कि ये बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है और इतना पैसा इसमें लगाने की कोई जरूरत नहीं। इमारतें खड़ी करने के लिए, स्टैचूज खड़ी करने के लिए कई हजार करोड़ का फंड है, लेकिन 200 करोड़ रुपया एक वन स्टॉप रिड्रेसल मैकेनिज्म बनाने के लिए नहीं है सरकार के पास। वक्त एक ब्रेक पर जाने का हो गया है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले मैं चाहती हूँ कुछ सवालों के साथ हम ब्रेक पर जाएं। आप में से कौन सवाल पूछना चाहता है? हाथ उठाइए। एक सवाल के साथ एक सवाल जो यहाँ पर ये पूछना चाहते हैं। या मैम, हम उस गवर्नमेंट से क्या अपेक्षा कर सकते हैं जिस गवर्नमेंट में एक मिनिस्टर के ऊपर रेप के आरोप हैं और वो अभी भी मिनिस्ट्री में बना हुआ है? ये सवाल पीछा नहीं छोड़ने वाली है। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि क्या आप खाक राजनीति करते रहते हैं? जब भी ऐसे मुद्दों पर चर्चा होती है आप बार बार एक मंत्री और उस पर लगे रेप के आरोप पर पहुंच जाते हैं। लेकिन ये सवाल पूछे जाएंगे क्योंकि इससे आपकी नीयत, आपका तरीका, दिक्कत क्या है कि ये सरकारें सोचती है कि जनता बस शोर कर रही है, कुछ दिनों बाद भूल जाएगी। लेकिन इस बार क्या आर या पार की लड़ाई होगी? 16 दिसंबर के बाद भी एक तूफान आया था। जी हां, 16 दिसंबर के बाद भी तूफान आया था, लेकिन 5 दिसंबर के बाद जो ये तूफान आया है, क्या ये भी सिर्फ एक गुजरता हुआ तूफान है? इसीलिए हम बदल नहीं पाते, अपनी व्यवस्था को जवाबदेह नहीं बना पाते। इसी पर हम कर रहे हैं चर्चा कि आखिर क्या हो वो तरीका। कई लोग यहाँ पर ऑडियंस में भी मौजूद हैं। आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? मैम, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि कोई ऐसा कानून क्यों नहीं बनता कि रेपिस्ट दोबारा ये हरकत ही ना करे। मतलब इतना स्ट्रिक्ट कानून क्यों नहीं बनते दुनिया में? बार बार एक ही चीज़, बार बार एक ही चीज़, उससे हम इतना फ्रेडअप हो चुके हैं। हम अपने कानून से डेटरेंस अभी तक नहीं बना पाए हैं। अंजना जी, जो 13 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट बना था लेट जस्टिस वर्मा का, उसमें सारे प्राविधान है आजीवन कारावास, मृत्युदंड सीरियल रेप में, और उसमें मृत्युदंड तक है। इसके अलावा लेकिन अगर आप रिजल्ट कार्ड देखिए, अनफॉर्चुनेटली रिजल्ट कार्ड बहुत, कन्विक्शन रेट बहुत खराब। कन्विक्शन रेट तो छोड़ दीजिए, निर्भया कांड, निर्भया के जो फंड्स हैं उनका डिस्पोजल नहीं। इसके अलावा 166A जिसमें कि पुलिस अधिकारी जो कि निष्क्रिय हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई, एक भी केस पूरे भारत में नहीं। इसके अलावा फास्ट ट्रैक का होना, वो कुछ आंकड़े कह जरूर रहे हैं लेकिन दुर्भाग्य से वो ऑन ग्राउंड नहीं है। जो सुरक्षा कवच देने की जिम्मेदारी थी वो दुर्भाग्य से सुरक्षा कवच उपलब्ध नहीं कराया गया है हमारी बच्चियों को। और निर्भया केवल आपकी आशा देवी की और बद्री सिंह जी की पुत्री नहीं, हमारी भी बेटी थी, देश की बेटी थी, और हमारे अंदर कुछ न कुछ मृत और आहत जरूर हुआ है। और उसके बाद भी, इतनी भारी कीमत देने के बाद भी अगर राष्ट्र चेत नहीं रहा है तो इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति क्या हो सकती है? बिल्कुल, उसकी सांसें सिर्फ नहीं रुकी थी। इस देश की आधी आबादी की आजादी से जीने का हक उस दिन मरा था क्योंकि लोग ये समझे कि सड़कें सुरक्षित नहीं है। लेकिन 2 लड़कियां यहाँ पर हमारे साथ हैं और पिछले दिन एक वीडियो के जरिए आपने इनको देखा होगा जिस तरह से इन्होंने गुंडागर्दी का सामना किया था। आरती और पूजा दोनों हमारे साथ हैं। क्या आपको लगता है कि
क्या जवाब होना चाहिए ऐसी किसी परिस्थिति का अगर सामना किसी लड़की को करना पड़े? मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज के जो समाज में कोई जवाब नहीं है। हमने जवाब दिया लेकिन आज समाज हमारा बलात्कार कर रहा है। कोई जवाब नहीं है इनका। जो शरारती तत्व ये करते रहते हैं उनका कोई जवाब नहीं है। दुनिया में कोई कुछ नहीं कर सकता क्योंकि कानून है ही नहीं। हमारे ऊपर उंगलियां उठाई जा रही है, हमारे करैक्टर पर उंगलियां उठाई जा रही है। अरे उन लड़कों का कुछ करो जिन्होंने हमारे साथ गलत किया है। बिल्कुल सही कहा है मेरी सिस्टर ने। आप एक बात देखिए, निर्भया का रेप हो गया, ठीक है, आरोपी ने मना किया, मैंने नहीं किया। वीरा का रेप हो गया, आरोपी ने क्या किया, मना किया, मैंने नहीं किया। और जब हमने उन लड़कों को मुंह तोड़ जवाब दे दिया तो आज ये समाज उठ के हमसे कह रहा है कि लड़कियों का तो पैसा ही यही है। क्यों एक लड़की को ही अपना कैरेक्टर साबित करने के लिए क्यों परीक्षा देनी पड़ती है? हमारे समाज में ही नहीं बल्कि सदियों से ये बात चली आ रही है। अगर एक लड़की को खुद को साबित करना होता है तो उसे अपने कैरेक्टर पे जो उठी उंगलियां उनको दूर करना पड़ता है। आज उन लड़कों से ये क्यों नहीं पूछा जा रहा? हमसे पूछा जा रहा है आपको कितनी बार छेड़ा गया है? क्या उन लड़कों से ये पूछा कि आपने कितनी लड़कियों को छेड़ा है? बहुत बड़ा सवाल है। इस तरह के सवालों का सामना आपको करना पड़ रहा है। यस, ऑफ कोर्स। व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए हम कुछ नहीं कर पाते और इसीलिए वो बड़ा सवाल हम पूछ रहे हैं कि आखिर कब तक ये दरिंदगी का आलम पसरा रहेगा दिल्ली में। सभी खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और युवा भी यहाँ पर मौजूद है, तमाम लोग मौजूद हैं। उनके सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश हम कर रहे हैं। लेकिन एक बार फिर से, चूंकि 16 दिसंबर की उस बहादुर लड़की के माता पिता ने उस वक्त भी अपनी आवाज इस तरह से उठाई थी कि हिंदुस्तान का युवा पहुंचा था इंडिया गेट पर, सरकार बिल्कुल सिमट कर रह गई थी। आप जिसे कहते हैं अंग्रेजी में पुश टू द वॉल, सरकार को कोई रास्ता उस वक्त नहीं दिख रहा था बचने का। लोगों ने इस तरह से इस द्वेष के साथ अपनी आवाज या आक्रोश दिखाया था, लेकिन फिर भी तस्वीर नहीं बदली है। और इसीलिए मैं चाहती हूं कि बद्रीनाथ जी और आशा देवी जी से ही मैं इस हिस्से की भी शुरुआत करूं। ये तस्वीर नहीं बदली है और सामना, जैसे रोहतक की 2 बच्चियां बता रही हैं, आज भी इन्हें ही तिरस्कार का करना पड़ता है। ऐसा कुछ आप लोगों को भी सामना करना पड़ा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लोग साथ रहे कम से कम। लेकिन जो न्यायपालिका है, जो व्यवस्था है, उसने कहीं ना कहीं आपको मायूस किया है। देखिए, अभी तलक के अनुसार तो उस समय जो हुआ लगा कि नहीं बहुत कुछ हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन ये 2 साल बीतने को आ रहा है, इसमें अब समझ आ रहा है कि कुछ हो नहीं रहा है। क्योंकि 2 साल बीतने के बावजूद भी कहीं से कहीं कुछ नहीं समझ आ रहा। 6 महीना से करीब सुप्रीम कोर्ट में केस है, लेकिन आज तक एक तारीख नहीं पड़ा और ना ही कोई बताने वाला है। पूछे तो किससे पूछें? आशा जी, एक माँ के रूप में आप कितनी मायूस हैं आज परिस्थिति को देखकर? हाँ, मायूस का तो कोई नहीं, क्योंकि किसी के तकलीफ से क्या कहना, लेकिन ताजुब जरूर है कि जब कुछ भी घटना होती है तो आपस में लड़ाई छिड़ती है। लेकिन हम तो ये कहना चाहते हैं कि उस लड़ाई के बदले चाहे एक दूसरे के गलती थोपने के बजाय सब लोग एकजुट होके इस पे सहमति बना के इसका सलूशन निकालते, कुछ करते, तो कहीं ना कहीं इसका रास्ता निकलता कि नहीं, हाँ इसके लिए किया जाए, कैसे ये दरिंदगी रोकेगी। लेकिन नहीं, जब घटना होती है तब यही आपस में उनके पे एक दूसरे पे छीड़ाकठी होती है। 16 दिसंबर एक बार फिर से आ रहा है, कितना कचोटता है मन कि 2 साल बीत गए। कितना कचोटता है मन कि 2 साल बीत गए, मैं अपनी बच्ची के गुनहगारों को सजा नहीं दिला पाई। बहुत दिल कचोटता है, बहुत। मुझे समय के साथ समझौता करना पड़ता है, कहीं जाती हूँ हंसना भी पड़ता है, लेकिन हम जानते हैं कि हम किस अवस्था में रहते हैं। हर दिन हम यही न्यूज़ से कहीं से देखते हैं कि आज कोई डेट तो नहीं पड़ी, लेकिन हमारे को इंसाफ क्या, आज हर दिन बच्चियाँ कहीं ना कहीं शिकार हो रही हैं। लेकिन फिर भी हमारा सिस्टम वहीं का वहीं होता है। जब घटना होता है तो सारे लोग हर जगह से खड़े हो जाते हैं, एक दूसरे पे छीटाकशी होती है, फिर केस दर्ज हो जाती है, फिर हालात वहीं के वहीं हो जाती है। तो हमारा तो ये कहना है कि जैसे सब कुछ घटना 16 दिसंबर की घटना हुई, सारी चीज़ें बदलने पे आ गई, यहाँ तक सरकार भी बदल गई, लेकिन हालात वहीं के वहीं है। हालात कुछ भी नहीं बदले, हालात नहीं बदल रहे हैं। जल्दी से फिर आप लोगों से भी रिएक्शन लूंगी। अब क्या शिकायत है आपको व्यवस्था से, कैसे बदलेगा?
मुझे व्यवस्था से यही शिकायत है कि अगर आपको पता है ये दोषी है तो उसी टाइम उसे सजा क्यों नहीं देते? कोर्ट में डाल देते हैं, डेट आती रहती है, डेट आती रहती है, और उनके हौसले तो और बुलंद हो जाते हैं। उसी टाइम सजा क्यों नहीं दे रहे? आप ये क्यों नहीं कर रहे कि इन्होंने गलत किया क्या, अभी सजा दी जाए? हमारे साथ गलत हुआ, उस टाइम पे एक्शन लिया गया, लेकिन बाद में दोषियों की सुनी जा रही है, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो क्या समझे हम? कब तक लड़कियां मरती रहेगी, कब तक घुटती रहेगी? एक दिन तो जीना लड़कियों को है, तो चाहे तो ऐसा करो कि लड़कियों को खत्म ही कर दो, लड़कों को जीने दो, या फिर ऐसा करो कि लड़कियों को बराबर का हक दो। अगर लड़कियों के साथ कोई गलत करता तो वहीं के वहीं इंसाफ होना चाहिए, लड़कों को वहीं के वहीं सजा देनी चाहिए। अब उसे जेल में डाल दिया गया, 4 महीने बाद आ जाएगा बेल पे और फिर किसी लड़की का रेप करेगा, फिर किसी लड़की को मारेगा। कब तक चलेगा ये? कब तक कानून व्यवस्था ऐसी ही रहेगी? क्यों अपना एक्शन नहीं ले रही है, क्यों रिएक्शन नहीं दे रही है कि उसे वहीं के वहीं सजा दी जाए? मैं ये चाहती हूँ कि जो वीरा के साथ हुआ किसी और के साथ ना, जो हमारे साथ हुआ किसी और के साथ ना हो, उन्हें वहीं की वहीं सजा दी जाए। मैं चाहती हूँ उनकी बेल भी ना हो, वहीं के वहीं उन्हें उम्र कैद की सजा हो जाए। हम बेफिक्री से कभी जी पाएंगे? क्योंकि आप इस वक्त सत्ताधारी पार्टी से हैं, आपसे भी रिएक्शन लूंगी, सत्ताधारी पार्टी से हैं। मोदी साहब ने बड़े जोश में कहा था कि महफूज होंगी महिलाएं इस देश में। सुषमा स्वराज जी को हमने देखा था 16 दिसंबर के बाद सड़कों पर उतरते हुए, लेकिन कदम के नाम पर जमीन पर कुछ नहीं हो रहा है। देखिए, 3 तरह से इस मुझे लगता है प्रॉब्लम को देखना चाहिए, सोशल लेवल पे, पुलिसिंग के लेवल पे और उसके बाद जुडिशरी के लेवल पे। सरकार से हम तंत्र व्यवस्था की मांग कर सकते हैं कि जो पुलिस सिस्टम है वो इस तरह का होना चाहिए कि अपराध होता है तो रुकना भी चाहिए, रोकना एक है, प्रिवेंशन एक है, होता है तो फिर उसमें पुलिस किस तरह से एक्ट करती है। मुझे लगता है कि आज की डेट में पुलिस ने इस केस में जिस तत्परता से काम किया है उसके पीछे कहीं ना कहीं सरकार की ही तो मंशा है कि उसको तुरंत अपराधी को पकड़ा गया है। और जैसे जैसे भी पुलिस पार्टीज बना करके और उबेर जैसी कंपनी को जो आज शिकंजे में आई है, तुरंत उसके ऊपर एक्शन लिया गया है। देखिए, अभी यही बात हो रही है कि अगर पुलिस वेरिफिकेशन के बिना 4000 ड्राइवर्स उबर में काम कर रहे थे, ये सीपी साहब को आपके दिल्ली पुलिस कमिश्नर को नहीं दिख रहा था। काम करते, आपको पता है उबेर कंपनी गुड़गांव में, ये तो आपके डीसीपी साहब को भी नहीं पता था। उन्होंने उबर से ऐप डाउनलोड किया और फिर देखा कि मैंने यही कहा, ये लोग वर्चुअली ऑपरेट करते हैं। मैंने यही कहा, ब्लेम गेम न करने की बजाय सिर्फ हम सत्ता पक्ष को केवल ये कहें कि वो नहीं कर रही, जो करना जाना चाहिए, दिल्ली में की बात कर रहे हैं, सॉल्यूशन की तरफ जाएं। जो कुछ और हमें सरकार से चाहिए हम उसकी बात बताइए ना, वेरिफिकेशन कैसे करेंगी? आपके परिवहन मंत्री कैसे वेरिफिकेशन करेंगे? हम सॉल्यूशन पूछते हैं। अभी हमारी सबकी क्या एक स्थिति है कि क्विक एक्शन होना चाहिए। पहले अपराधी का क्विक पकड़े जाना और फिर उसके बाद जुडिशियल सिस्टम का उस पर क्विकली उसको कन्विक्शन देना। ये 2 बातों से ही हमें मतलब आप रिएक्टिव होंगे, प्रिवेंटिव नहीं होंगे। ये मैंने तो आपको पहले ही इसी बीच में कहा कि सामाजिक जो हमारा सोशल इशू है वही प्रिवेंशन में आएगा, और आप और किसी तरह से प्रिवेंशन कैसे करेंगे? वेरिफिकेशन कौन करेगा? क्या ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं? क्या बात कर रही हैं? हाँ, बिल्कुल ठीक बात है, वेरिफिकेशन करेंगे। मैम, सरकार की तो जिम्मेदारी की तो बात ही कहीं नहीं आती। सुप्रीम कोर्ट की फास्ट ट्रैक रूल आना चाहिए कि जैसे भी किसी को भी उन जिनके साथ भी ये हुआ है उनका चेकअप हो, और जैसे ही सच सामने आता है उनको भरे बाजार में सबके सामने नंगा करके इतना मारो कि कोई सामने ना पाए उनके। पूरी दुनिया ये चीज देखे। मैम, सऊदी अरेबिया में इतने सारे रूल्स हैं मैम इन सब चीजों को लेकर। कानून व्यवस्था की बात है, जिस देश में जैसा कानून है उसके हिसाब से, लेकिन पालन नहीं हो पाता। एक बार रागिनी जी देखिए, आगे आइए। अंजना जी, 2 बातें कहना बहुत जरूरी है, थोड़ा सा समय लूंगी। सबसे पहले तो यहाँ पर बैठे सभी लोगों के लिए और आपके माध्यम से ऑडियंस के लिए भी मैं कहना चाहती हूँ कि समस्या का राजनीतिकरण और राजनीतिक जिम्मेदारी को बताना दोनों बिल्कुल अलग चीज है, इनको मिलाकर नहीं देखना चाहिए। अगर समाज के बाद आप लोग भी यही कह रहे थे, हमने अपनी गलती मानी थी, लेकिन कहा था कि ये राजनीति कर रहे हैं। मैं तो उल्टा ये आप पूछना चाहूंगी कि मोदी जी जो कि रैलियों में कह रहे थे कि निर्भया को याद करना वोट देने से पहले, उनसे ये सवाल आज पूछना चाहिए। और मुझे लगता है आज जो लोग विपक्ष में थे और आज सत्ता में हैं, वो अलग धुन में राग अलाप रहे हैं, उनसे ये सवाल पूछा जाना चाहिए। उन्होंने सबसे पहले यही बात कही है कि केवल लड़कियों के अंकुश नहीं, एक बात जो बहुत महत्वपूर्ण है वो ये है लड़कों को किस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए, वो बोला मानसिकता बदलना बहुत जरूरी है। इन दोनों लड़कियों की व्यथा इनके शब्दों में बदलनी बहुत जरूरी है। बैशिंग का जो हमारा एटीट्यूड है कि जो पीड़िता है लड़कियों से क्वेश्चन नहीं करना चाहिए, लड़कों से क्वेश्चन करना चाहिए, लेकिन जब आज हमने लड़कों का डटकर सामना
मना किया, तो आज हमारे करैक्टर पे उंगली क्यों उठाई जा रही है, ये पूछना चाहती हूँ मैं। दूसरी वीडियो में हमने क्या गलत किया, उन्होंने हमारे साथ गलत किया तो हमने उनका जवाब ही तो दिया है, क्या गलत किया हमने, ये पूछना चाहती हूँ मैं सरकार से। जो हमारे ऊपर लांछन लगा दिया गया, हम पे रोक लगा दी गई, क्या किया है? बोल तो दिया कि लड़के ये करेंगे, लड़कों पे रोक लगाई जाए, अरे रोक तो आज भी लड़कियों पे लग रही है, क्या हो रहा है? पर अंजना जी, क्या सामाजिक खट्टर साहब ने पुरस्कार का ऐलान किया, फिर इन्होंने तो पुरस्कार मांगा नहीं था। अपने आप ही स्वतः बदल जाती है या उसमें भी मैम लीगल रोहतक प्रोविजन में जो सरकार की इन जिम्मेदारी होती बादू है? लड़कियों के साथ जो छेड़छाड़ मामला था, उसमें हरियाणा सरकार के द्वारा एक कदम उठाया गया कि इन लड़कियों को सम्मानित किया जाएगा। उसके बाद जो सरकार के द्वारा कदम उठाया गया कि इन लड़कों का सम्मान वापस ले लिया गया। क्या सरकार की इस फैसले ने उन जो लड़के छेड़छाड़ करते हैं, क्या उनका हौसला बुलंद नहीं किया? बिल्कुल ये किया पसंद होगा, बिल्कुल सही बात है। लाए हैं आप, उन लड़कों को भी बुलाते, उनसे भी पूछा जाता तब सही होता। उनको तो मुजरिम को तो छिपा दिया जाता है, और जो पीड़ित रहता है उसको बार बार बुला के उससे पूछा जाता है कि आपकी बेटी क्यों गई थी वहाँ, ऐसे कपड़े क्यों पहनी आशा जी, एक चैनल पे उनको बुलाया गया था और वो लड़के कितनी बदतमीजी से बात कर रहे थे। जिन्होंने वो प्रोग्राम देखा होगा, मैंने देखा था कि इन लड़कियों पर ही बार बार आरोप लगाया जा रहा है और ये कहा जा रहा था कि तुम्हारी गलती होगी। कितने बार छेड़ा गया, तो बिल्कुल सही बात है, उनसे भी पूछना चाहिए, बिल्कुल सही बात। कितने लड़कियों को और छेड़ा लड़कों के पिताजी पिटाई क्यों कर रहे थे पुलिस स्टेशन में? हम अगर उन लड़कों की कोई गलती नहीं थी। आज हमारे केस में इतना ढीले होने के चलते आज वो कहते हैं कि हमको ये रिपोर्ट दीजिए, हम अपनी बेगुनाही साबित करेंगे। क्यों? कि हमारे न्याय प्रणाली में कोई व्यवस्था नहीं है, कोई कुछ नहीं है। इतना दर्दनाक घटना हुई, दुनिया हिल गई, एक बच्ची सड़क पे तड़प के मर गई, लेकिन आज तक हमें इंसाफ मिलता। हमसे पूछे कोई, हम कैसे जीते हैं? हमें ये भी नहीं पता लगता है कि हमारा वकील कहाँ है, हमारी केस कहाँ है। हमारे देश की वो दर्द क्या इतना हल्का था? क्या हमारी आंखों का पानी ही मर चुका है? बहुत सारे सवाल हैं। बोलने और सुनने में जरूर बुरा लगता है, लेकिन क्या 16 दिसंबर जैसे हम लगभग उसे पीछे छोड़कर आगे बढ़ गए, 5 दिसंबर के भी आगे बढ़ जाएंगे? क्या बदलेंगे नहीं और फिर घुटनों पर हाथ रख के इंतजार करेंगे अगली ऐसी घटना का? ये वो सवाल है जो आज का युवा भी पूछ रहा है, लेकिन बदलती नहीं तस्वीर। कुछ बच्चे यहाँ पर हैं जो बहुत सारे गंभीर सवालों के साथ। मैं ये पूछना चाहती हूँ, सरकार आपकी भी आई है, कांग्रेस की भी आई है, बीजेपी की भी आई है, लेकिन कब रेप रुक गए हैं, कब रेप नहीं हुए? हमेशा एक दूसरे पर ये क्या कहते हैं, छींटे मार रहे हैं आप लोग, कीचड़ उछाल रहे हैं। उससे अच्छा है कि आप हाथ ज्वाइन करें, मिलें, तब शायद कोई स्टेप ले पाए, क्योंकि लड़कियों के संग तो कोई बचाव नहीं हुआ अभी तक। मैं गवर्नमेंट को सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, एक दूसरे पे ब्लेम मत करिए, नहीं तो ऐसे केस हो जाएंगे आप लोग के पास नाम ही नहीं बचेंगे। दामिनी वीरा नाम दे दिया, दामिनी वीरा, इतने केसेस हो जाएंगे आप लोग के पास, नाम खत्म हो जाएंगे। अगर आप लोग से कुछ नहीं होता तो हम लोग को दीजिए, हम लोग अपना केस खुद सॉल्व करेंगे। मेरा सवाल है कि जैसे कि हमारे सेल्फ प्रोक्लेम गॉड्स है, बाबाज है, जो पुलिस पर अटैक करने के लिए कमांडो फोर्स बना लेते हैं, तो क्या हमें स्पेशलाइज्ड वुमेन कमांडो फोर्स नहीं बनानी चाहिए वुमेन सिक्योरिटी के लिए? क्योंकि हमें नहीं लग रहा कि पुलिस फोर्स हमारी वुमेन को सिक्योर कर पा रही है। नहीं, बिल्कुल इसकी प्रबल इच्छा शक्ति की जरूरत है और पुलिस में इच्छा शक्ति की कमी नहीं है। नहीं, सबसे पहले जो प्रोएक्टिव क्या चीज है, इच्छा शक्ति ये होती है सर, लेकिन कुछ फर्क नहीं आता। ये प्रबल इच्छा अंजना शक्ति जी, कहां से आएगी? अंजना जी, एक पुलिस अफसर होता है, वो ये कहता है कि हमारे यहाँ 0 टॉलरेंस है, अगर किसी ने लड़की की तरफ उठाया तो मैं आधा कसाई आधा इंसान हूं, नाम नहीं लूंगा। वहां पर इस प्रकार के अपराध होते ही नहीं। और एक जगह है, ये तो लड़के हैं, ऐसी तफरीहन कुछ कर लेते, तो वहां पर ऐसे अपराधों की बहुतायत हो जाती है। कानून में कमी नहीं है, 13 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट में पूरे प्राविधान है, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स है, डे टू डे हियरिंग का प्राविधान है, लेकिन उनको इंप्लीमेंट तो करे। AK-47 बड़ा अच्छा हथियार है, लेकिन चलाने वाला कौन है आपका? अगर चलाने वाला लचर और अपंग है, विकलांग है, तो वो क्या चलाएगा AK-47? कंक्लूडिंग रिमार्क्स जल्दी से रागिनी जी। पीड़िता के साथ होता है, उसको संतोष देने एक सेकंड, कुछ दिखा दिया जाता है कि नहीं कानून बदल गया, ये धाराएं लग गई, अब होता कुछ नहीं है। अगर जितना भी कुछ है, जितना भी बदला है, उतना अगर रियल टाइप तरह से जी, अगर आपकी आंसू कानून नहीं पोंछ सका तो वो कानून भी लचर और विकलांग है। उस कानून 2 साल से बह रहे हैं, नहीं रोक पहुंच सका कोई। मैं समझता हूं कि सरकार बदल गई, नहीं पहुंच सका। आपके प्रोग्राम के बाद कुछ जागरूकता, कुछ लज्जा जरूर आएगी कहीं ना कहीं, और अगर एक अंश भी लज्जा आती है तो इसका परिणाम आप देखिएगा, प्रोएक्टिव और आक्रामक होकर के इसमें कार्रवाई। कंक्लूसिव रिमार्क जी। सब कुछ हो रहा है, लड़कियों में जागरूकता आ गई, महिलाएं अपनी रिपोर्ट करने लगी। क्या उनको सपोर्ट मिल रहा है? लेकिन नहीं मिल रहा है। उनके ऊपर ही अंगुलियां उठाई जा रही है कि ये तो छोटे कपड़े पहनती है, ये तो जींस पहनती है, ये तो मोबाइल कान में लगा के चलती हैं।
जल्दी से देखिए, 2-3 बातें यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है समझने के लिए। लड़कियों की, महिलाओं की जो एक परंपरागत छवि बनी है कि वो अबला हैं, कमजोर हैं, पीड़िता हैं, इसके खिलाफ लड़ाई लड़नी पड़ेगी, पहली बात। दूसरी बात, छोटी से छोटी समस्या भी जो है और यौन उत्पीड़न तक भी जाने वाली, उसको राष्ट्रीय स्तर की चर्चा का विषय बनाना पड़ेगा। और जो बड़ी निर्णय प्रणाली है इस देश की, उसमें महिलाओं की भागीदारी बढ़ानी पड़ेगी। तभी ऐसा होगा कि जो 15% क्राइम बढ़ गए हैं दिल्ली में, 1221 रेप हो चुके हैं 6 महीने के अंदर, इसके लिए सरकार को चेताना भी जरूरी है, क्योंकि सबसे बड़ी जिम्मेदारी उनके आंकड़े लड़ाई ना हो, रखना चाहिए। आज इन सब की बात सुन के दिख रहा है कि अब मैं समझ सकती हूँ कि क्यों सबको इतना दुख है कि राजनीतिक पार्टी से एक दूसरे से झगड़ रही हैं, क्योंकि ये दिख रहा है कि आज तक कोई एक्शन नहीं हुआ है। ये दिख रहा है कि सारी उंगलियां सिर्फ लड़कियों पे ऐसा आप मत बोलिए, आपने तो अपने मैनिफेस्टो में लिखा था कि कमांडो फोर्स बनाएंगे, आपने क्या किया? आप केवल दूसरों के ऊपर सरकार अच्छा काम करे, वहाँ उसको भी अप्रिसिएशन जो अपराधियों के हक में जो माहौल बना है नहीं करेंगे तो अपराधी कैसे पकड़ेंगे? और इस शोर से आगे बढ़ना होगा, सिर्फ ये राजनीतिक लड़ाई से आगे बढ़ना होगा। ये भी समझना होगा कि अब आवाजें बुलंद हो रही हैं, हवा बदली है। अच्छा होगा अगर हालात भी बदल जाए। आप देखते रहिए आज तक।